लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आप सभी को पता है कि 304B यानी डाउरी डेथ के जो केसेस होते हैं, डाउरी डेथ के केसेस में 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन होता है और बहुत मुश्किल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक्विटल होना। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि डाउरी डेथ के केस में जमानत कैसे ली जाए, तो जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, खास तौर से हस्बैंड को। डाउरी डेथ के केसेस के संबंध में डिफरेंट हाई कोर्ट के द्वारा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समय समय पर कई लैंडमार्क जजमेंट पारित किए जाते हैं। मैंने भी 304B के कई जजमेंट्स के मामलों में वीडियोस बनाए हैं। आज भी मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट और बहुत लेटेस्ट है, रिसेंटली अभी 27 सितंबर को डिलीवर किया गया है, तो उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। यह जजमेंट डीडी पर बेस्ड था, यानी डाइंग डिक्लेरेशन भी था। इस मामले में डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन हुआ था। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, हरियाणा का मामला था, काफ़ी पुराना मामला है। एक महिला और पुरुष की 1987 में शादी होती है और शादी के करीब 4 वर्षों के बाद 1991 में दिवाली के दिन पता चलता है महिला के मायके वालों को कि उसके आग लग गई है और उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट के यानी आग लगने की घटना के तीसरे दिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा उस महिला का डाइंग डिक्लेरेशन नोट किया जाता है। उस डाइंग डिक्लेरेशन में महिला के द्वारा अपना स्टेटमेंट दिया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि उसके पति और सास ससुर के द्वारा डाउरी की डिमांड को लेकर के उसको फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता था। इस बयान के बेसिस पे उस महिला की जो ट्रीटमेंट के दौरान जब उसकी डेथ हो जाती है, तो मायके वालों के द्वारा पति और सास ससुर के खिलाफ 304B 302/34 इंडियन पेनल कोड में FIR दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और 302 और दफा 34 इंडियन पेनल कोड में चार्जशीट सबमिट की जाती है। चार्जशीट आने के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा उसमें संज्ञान लिया जाता है। इसके बाद सेशन को मामला कमिट होता है और 302 में चार्ज फ्रेम होता है। 302 में चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल शुरू होता है। तो देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट का क्या जजमेंट आता है। साथियों, ट्रायल कोर्ट के द्वारा पूरी केस की एविडेंस को देखने के बाद और जो डाइंग डिक्लेरेशन उस महिला का जो बयान था मृत्यु से पूर्व, उस बयान के बेसिस पर ससुर और पति दोनों को ही 302 में तो एक्विटल कर दिया जाता है, सेक्शन 34 में भी एक्विटल कर दिया जाता है, लेकिन 304B इंडियन पेनल कोड डाउरी डेथ दहेज हत्या के केस में कन्विक्शन कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि आरोप 302 में बना था, 304B में नहीं बना था, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट 304B में दोनों को सजा कर देती है। साथियों, ट्रायल कोर्ट के इस कन्विक्शन जजमेंट के खिलाफ आरोपियों के द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। क्रिमिनल अपील में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ससुर को तो छोड़ देते हैं, पति को 304B में कन्विक्शन कर देते हैं और डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर ही कन्विक्शन करते हैं। उस महिला का डाइंग डिक्लेरेशन जिसका अस्पताल में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा घटना के 3 दिन बाद रिकॉर्ड किया गया था। हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ, जिसमें पति को कन्विक्शन कर दिया गया था 304B में, सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की आर्गुमेंट होती है और दोनों पक्षों की आर्गुमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है डिफेंस की ओर से, एक्यूज्ड के एडवोकेट की ओर से, वो 2-3 बातों पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। डॉक्टर के एविडेंस को पॉइंट आउट करते हुए कहा जाता है कि डॉक्टर ने अपने बयान में कहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अस्पताल में ट्रीटमेंट के दौरान महिला का डाइंग डिक्लेरेशन 4:40 पे शाम को रिकॉर्ड किया था और डॉक्टर ने जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था उस महिला को, वो 6 बजे शाम के दिया था। यानी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने से पहले मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। तो यह नहीं कहा जा सकता था कि उस वक्त वो डाइंग डिक्लेरेशन देने की स्थिति में थी या नहीं थी। इस तरीके से ओवरऑल सर्कमस्टांसेस को भी देखा जाता है
और पूरी परिस्थितियों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि जिन परिस्थितियों में मृत्यु पूर्व कथन रिकॉर्ड किया गया, यानी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया गया, वो परिस्थितियां संदेहजनक थीं। ये पाया गया कि वो लोग जो कि मायके वालों के करीबी थे, मृतका के करीबी थे, उन्हीं लोगों ने डाइंग डिक्लेरेशन के लिए पेशेंट की हालत सही है ये बात मजिस्ट्रेट को बताई। इस तरीके से जो डाइंग डिक्लेरेशन था उसको ये नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डाइंग डिक्लेरेशन स्वेच्छा से और उसकी स्वस्थ हालत में रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, दूसरी सबसे एक अहम टिप्पणी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि जिस डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे हाई कोर्ट ने ससुर को एक्विटल कर दिया 304B में और पति को सजा कर दी 7 साल की, तो यानी एक डाइंग डिक्लेरेशन जो एक महत्वपूर्ण एविडेंस था उसके बेसिस पे एक अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है, उसी डाइंग डिक्लेरेशन पे दूसरे अभियुक्त को सजा कर दी जाती है। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि जहां पर इस तरीके का कोई सबूत हो, डाइंग डिक्लेरेशन हो, उस सबूत के बेसिस पर एक को छोड़ दिया जाए, यानी एक अभियुक्त के लिए उस सबूत पर विश्वास नहीं किया गया, दूसरे अभियुक्त के लिए मृत्यु पूर्व कथन पर विश्वास किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले पर आश्चर्य जताया जाता है, चिंता व्यक्त की जाती है, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो पूरी एविडेंस आई है प्रोसिक्यूशन की, हालांकि प्रोसिक्यूशन का 304B का मामला भी नहीं था, चार्ज तो 302 में बने थे, ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का पूरा केस 302 के लिए था, 304B के लिए नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि दहेज मांगने का कोई सबूत भी नहीं आया है, और डाइंग डिक्लेरेशन जो स्वस्थ यानी कि फेयर परिस्थितियों में रिकॉर्ड नहीं किया गया, ट्रांसपेरेंट परिस्थितियों में रिकॉर्ड नहीं किया गया, और पूरी तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन पे विश्वास नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर एक डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर ससुर को छोड़ा जा सकता है, यानी ससुर के लिए उस पर विश्वास नहीं किया गया, तो पति के लिए उस पर विश्वास कैसे कर लिया जाएगा। और यह कहते हुए 304B पे जो पति को सजा हुई थी उसको भी रद्द कर दिया जाता है। यह केस था दोस्तों फुलेल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, क्रिमिनल अपील नंबर 396/2010। अभी 27 सितंबर को हाई कोर्ट के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया और पति को भी दोष मुक्त कर दिया गया। तो साथियों, यह थी 304B के संबंध में एक महत्वपूर्ण एक्विटल जजमेंट की जानकारी। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार चैनल में हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे द्वारा जो कानून की जानकारियां दी जाती हैं अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।